बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 208 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है, कुछ आर्टिस्ट ने इसको गाया भी है। एक बार मैंने पहले भी इसको पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो एक बार फिर इसको पढ़ के समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पहले कुछ शेरों के अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब अपने आप को इस दुनिया से अलग, आम आदमी, आम लोगों से ऊंची सोच रखने वाला बताने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया के खेल तमाशे लोगों को भाते होंगे, लेकिन मैं इस दुनिया की असलियत को समझता हूँ। मैं एक रूहानी ऊंची सोच रखता हूँ, तो मेरे लिए इस दुनिया का खेल कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए पहले इसके शेरों को पढ़ते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि बाजी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सच कहते हो खुद बीन खुदारा हूँ न क्यों हूँ, सच कहते हो खुद बीन खुदारा हूँ न क्यों हूँ, बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे। नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे। ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। है मौज जन एक कुलजुमे खूं काश यही हो, है मौज जन एक कुलजुमे खूं काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। हम पेश आओ हम मशरबो हम राज है मेरा, हम पेश आओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि बाजी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफ़ाल का मतलब है बच्चों का खेल, एक गेम ऑफ चिल्ड्रन। शबो रोज़ रात और दिन, तमाशा कोई देखने वाली चीज़, कोई स्पेक्टिकल। यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव सेंस में उसको इस्तेमाल किया गया है। तो कहते हैं कि बाजी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। कि ये दुनिया का कारोबार मेरे आगे, मेरे सामने, मेरी नज़र में, मेरे नज़दीक बस एक बच्चों का खेल मात्र है, या और बस रात दिन मेरे सामने ये एक तमाशा हो रहा है, तमाशा चल रहा है। तो एक डिटैचमेंट का रंग है, एक त्याग का रंग है कि ये दुनिया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक बच्चों का खेल है, एक तमाशा है जिसको देखो, लुत्फ़ उठाओ, मगर उसके अंदर उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ ज़्यादा मैं अटैच नहीं होता है। तो इस तमाशे का मेरे ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होता। मैं यहाँ रहता हूँ, बस
लेकिन फिर इस दुनिया को एक तमाशा मात्र ही समझता हूँ, इसको मैं इतना सीरियसली नहीं लेता, इसके अंदर मैं उलझता नहीं हूँ। या यहाँ से एक दिन जाना पड़ता है सबको, या तो इस तमाशे से इतना अटैच होना, इसके अंदर इतना उलझना ठीक नहीं, ये रंग भी हो सकता है। और एक, जैसा मैंने कहा, एक फ़कीर का या एक सूफ़ी का रंग भी हो सकता है कि मैं इस दुनिया के खेल तमाशे से इतना अटैच नहीं होता, क्योंकि मैं एक ऊंची सोच रखने वाला हूँ। मैं इस ख़याली दुनिया की सच्चाई को पहचानता हूँ, या मेरा ताल्लुक़ किसी रूहानियत के साथ है, मैं एक रूहानी सोच रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं इस दुनिया के साथ अटैच नहीं होता, क्योंकि मेरी अटैचमेंट किसी डिवाइन स्पिरिचुअल रियलिटी के साथ है। या तो मैं एक रूहानियत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस दुनिया के तमाशे के साथ मैं अपने आप को अटैच नहीं करता। या तो एक साधु का, एक फ़कीर का नुक्ता नज़र भी इसके अंदर हो सकता है। तो कहते हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। औरंगे सुलेमा हज़रत सुलेमान का जादुई तख्त, या थ्रोन ऑफ किंग सोलोमन। तो कहते हैं कि वो एक जादुई तख्त था जो उड़ सकता था। इसको किसी तरह के भ्रम या इल्यूजन को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सुलेमान या किंग सोलोमन, जिनका रिलीजियस ट्रेडिशंस में ज़िक्र आता है, उनको एक बहुत बड़ा बादशाह माना जाता है। कहते हैं कि वो रूहानी राज, उनके राज को माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि उनका राज कभी ख़त्म नहीं होगा, या फिर वो डिवाइन अथॉरिटी से इस दुनिया के ऊपर राज करते हैं। तो उनका जो तख्त था उसको भी एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था, जुदाई तक जादुई तख्त माना जाता था, बड़ी करामती चीज़ उसको माना जाता था उनके तख्त को। तो औरंगे सुलेमा, सुलेमान का तख्त, थ्रोन ऑफ सोलोमन, जिसको एक बड़ी मैजिकल डिवाइन चीज़ माना जाता था। और एजाज़ मसीहा, मसीहा का चमत्कार, मिरेकल ऑफ द मसाया। मसाया यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, या बीमार लोगों को हील कर देते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और लोग सेलिब्रेट करते हैं इस बात को, उनके मिरेकल्स को। तो कहते हैं, लेकिन गालिब साहब कहते हैं कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं, मेरी नज़र में इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। एक बार फिर वो कहते हैं कि मेरी सोच दुनिया से अलग है, ये चीज़ें दुनिया को इम्प्रेस करती होंगी, आम लोगों को इम्प्रेस करती होंगी, लेकिन मैं इनसे अटैच्ड नहीं हूँ। मैं इनसे ऊपर बड़ी किसी डिवाइन स्पिरिचुअल रियलिटी से अटैच्ड हूँ। तो कहते हैं एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, कि मेरे नज़दीक सुलेमान का जादुई तख्त और उसके करिश्मे एक खेल है। इट इज़ ए थिंग ऑफ अम्यूज़मेंट, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे की। और मसीहा के चमत्कार बस एक बात है, कोई सुनी सुनाई बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरी नज़रों में। या तो एक बार फिर डिटैचमेंट का रंग है, फ़कीर या एक आशिक आदमी है, दुनिया की चमक धमक से उसको वास्ता नहीं है। रूहानियत का रंग भी है, असली रूहानियत से वो शायद कह रहे हैं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इस दुनिया की, इस फिज़िकल वर्ल्ड के करिश्मों से मैं ऊपर हूँ। या तो मेरी सोच इस दुनिया के करिश्मों से ऊपर है, मैं इस दुनिया के करिश्मों से इम्प्रेस नहीं होता। या मैं खुद बहुत बड़ी सोच रखने वाला आदमी हूँ, तो आम लोगों को ये चीज़ें इम्प्रेस करती होंगी, वो मसीहा के चमत्कार से इम्प्रेस होते होंगे, उनको बहुत बड़ी चीज़ समझते होंगे, या सुलेमान के तख्त को, उड़ते हुए जादुई तख्त को बहुत बड़ी चीज़ समझते होंगे। मेरी नज़र में ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो कहते हैं एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक, कि मेरे नज़दीक सुलेमान का तख्त बस एक खेल है, उसके करिश्मे बस एक खेल हैं। एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे, और मेरे आगे मसीहा के चमत्कार बस एक सुनी सुनाई बात है। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। वही थीम चल रहा है। जुज़ का मतलब है अलावा, सिवा, अदर दैन, नथिंग बट। जुज़ नाम नहीं, नाम के सिवा, नाम बस नाम मात्र ही है कुछ। सूरत आलम, इस दुनिया की, इस क्रिएशन की सूरत, एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड और क्रिएशन।
वहम तो आपको पता ही है, सम सॉर्ट ऑफ ए फॉल्स आइडिया, सम सॉर्ट ऑफ एन इल्यूजन। आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई है जो कि सच में सच्ची नहीं है, आपको लगता है कुछ है मगर उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, एक वहम है। हस्ती है अशिया, अशिया चीज़ों को कहा जाता है, थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और हस्ती है अशिया, चीज़ों की हस्ती, तो इन दुनिया की चीज़ों का एग्जिस्टेंस उनका अस्तित्व। तो हस्ती है अशिया का मतलब होगा एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। तो शेर है कि जुज नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज वहम नहीं हस्ती ये अशिया मेरे आगे। तो कहते हैं कि पहली लाइन में कहते हैं जुज नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, कि इस दुनिया की सूरत को मैं एक नाम मात्र के अलावा कुछ नहीं समझता। तो आप कहते हैं कि इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, मुझे मंजूर नहीं। या तो मेरे सामने बस एक नाम है, या किसी इस दुनिया को बस एक नाम दिया गया है, और एक चीज़ है जिसको एक नाम दिया गया है। या तो ये मेरे साथ नज़र में कुछ नहीं है, या इस दुनिया की सूरत आलम मेरी नज़र में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या ये एक बस चीज़ है जिसको नाम दिया गया है। जुज़ वहम नहीं हस्ती ये अशिया मेरे आगे, इस दुनिया की चीज़ों की हस्ती भी एक वहम है, कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसके अंदर। या ये एक लोगों के दिमाग में वहम बैठ गया है कि ये फिज़िकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये थीम गालिब साहब की शायरी में अक्सर आता है। तो दुनिया इमेजिनरी है, इट्स ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। अद्वैता में और दूसरी स्पिरिचुअल फिलासफीज़ में भी ये बात आती है कि ये ख्याली दुनिया है, आपको लगता है कि ये है, लेकिन ये असली में है नहीं है। तो उस बात को गालिब साहब यहाँ पे भी बयान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे ये बात पता है कि ये दुनिया ख्याली है, ये एक वहम है, और यहाँ रूहानियत या खुदा की प्रेजेंस के अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया सिर्फ वहम है, हमारे दिमाग का वहम है, और यहाँ पे रूहानी प्रेजेंस या रूहानियत के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात वो समझते हैं, शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस दुनिया की रूहानी या स्पिरिचुअल रियलिटी को समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया नाम मात्र है, या तो चीज़ों की हस्ती जो है वो एक वहम है। एक बार फिर से अपने आप को ऊंची सोच वाला बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ही हैज़ सम डीप इंसाइट्स इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड दैट नोबडी एल्स डज। यहाँ पे आप एक क्रिएटर का, दुनिया बनाने वाले का नज़रिए से भी इस शेर को देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और वो दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि ये दुनिया एक वहम है, जिसको मैंने बनाया है, और फिर बस इसको एक नाम दे दिया गया है, इसके अंदर कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये रंग भी हो सकता है। तो कहते हैं कि जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, कि मुझे सूरत आलम एक नाम के अलावा मंजूर नहीं, इसको मैं एक नाम मात्र के अलावा और कुछ नहीं समझता। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ वहम नहीं हस्ती ये अशिया मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। या तो मजनू जैसे आशिक के बर्ताव की तरफ यहाँ पे एक इशारा हो सकता है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, और फिर वो रेगिस्तान में दौड़ता फिरता था, या और चीखता चिल्लाता था। या तो यहाँ अपने आप को मजनू जैसा एक आशिक शायद बताने की वो कोशिश कर रहे हैं, या मजनू से भी बड़ा आशिक बताने की कोशिश गालिब साहब कह रहे हैं। या तो कहते हैं मैं एक ऐसा दीवाना पागल आशिक हूँ कि होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, कि मेरे होते, मेरी मौजूदगी में सहरा या रेगिस्तान गर्द में, धूल में छुप जाता है। निहा होने का मतलब है छुप जाना, टू बी हिडन। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। जबी कहते हैं माथे को, तो कहते हैं मेरे आगे या मेरे सामने दरिया भी अपना माथा खाक पे घिसता है। मेरे सामने दरिया भी अपना माथा, अपना सर झुका देता है, मेरा सम्मान करता है, मेरी इज़्ज़त करता है। तो मैं इतना बड़ा आशिक हूँ कि जब मैं अपनी वहशत में रेगिस्तान में दौड़ता हूँ, इतनी शिद्दत से दौड़ता हूँ कि इतनी खाक मैं उड़ाता हुआ दौड़ता हूँ कि उस खाक के बवंडर में रेगिस्तान भी छुप जाता है। तो मैं मजनू से भी बड़ा आशिक हूँ, इस कदर मैं खाक उड़ाता हूँ कि उस खाक में रेगिस्तान भी छुप जाता है, या रेगिस्तान दिखाई ही नहीं देता, या फिर रेगिस्तान शर्मिंदा हो जाता है मेरे आगे और ख़ुद अपने आप को खाक में छुपा लेता है। ये भी हो सकता है।
और फिर आशिक जब इश्क के दुख सहता है तो बड़ी शिद्दत से रोता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं जब रोता हूँ तो रो रो के आंसुओं का एक दरिया या समंदर पैदा कर देता हूँ। इतना बड़ा समंदर, इतनी शिद्दत से मैं रोता हूँ कि इस दुनिया का दरिया भी उसमें डूब जाता है, या तो मेरे आगे सर झुका देता है या मेरे पाँव के नीचे की खाक पे अपनी जबीं, अपना माथा रगड़ता है। या इतने आंसू मैं बहाता हूँ, इतनी शिद्दत से मैं रोता हूँ। या तो इमेजरी देखें, दरिया का बहना मानो ऐसा है कि दरिया खाक के ऊपर ऊपर अपना माथा रगड़ रहा है। तो मैं इतना बड़ा महान आशिक हूँ और इस रेगिस्तान की और दरिया की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। मेरी वहशत के सामने ये भी सर झुका देते हैं, मेरे सच्चे इश्क के सामने ये भी हार मान लेते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं। तो एक सेल्फ़ इम्पोर्टेंस का रंग है। यहाँ तक के शेरों में वो सेल्फ़ इम्पोर्टेंस का रंग चल रहा था, अगले शेरों के अंदर रंग थोड़ा सा तब्दील होगा। तो कहते हैं कि होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। या तो इसके अंदर दो तीन रंग हो सकते हैं। महबूब जालिम है, आशिक को इग्नोर करता है, आशिक के इश्क का कभी वो रिस्पांस नहीं देता, आशिक को तवज्जो नहीं देता महबूब, और आशिक उसकी जुदाई में दुख सहता है, बेचारा तड़पता है। यहाँ शायद महबूब ने आशिक से पूछा है कि तुम कैसे हो, दिल दुखाने के लिए शायद पूछा है या फॉर्मेलिटी के लिए पूछा है, या फिर उसने पूछा कि जब मैं नहीं होता तुम्हारे सामने तो तुम्हारा क्या हाल होता है। शायद जालिम महबूब जानना चाहता है कि क्या ये मेरी जुदाई से परेशान भी होता है आशिक के नहीं, क्या ये मुझसे सच्चा इश्क करता भी है कि नहीं। वो उसका इम्तिहान ले रहा है सवाल पूछ के। और आशिक कहता है कि मत पूछ के तेरे पीछे मेरा क्या हाल होता है, तो ये देख कि मेरे सामने मेरे आगे तेरा क्या रंग है, तेरा बर्ताव कैसा है। या तो दो तीन रंग हो सकते हैं। महबूब अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, आशिक के सामने बैठे भी वो आशिक को अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा, सामने बैठा भी जुल्म ढा रहा है आशिक पे। और आशिक कहता है कि तेरे पीछे मैं मरूं या जीऊँ उसको छोड़, तो ये देख कि मेरे सामने बैठ के तू किस तरह से मेरे से बर्ताव करता है। या तो शिकायत करने की कोशिश कर रहा है आशिक कि तेरे पीछे मैं जीऊँ या मरूँ उसकी परवाह तू बाद में करना, पहले तू ये देख कि मेरे सामने बैठ के तू मेरे से अच्छे बर्ताव नहीं कर रही, मेरे ऊपर जुल्म सितम ढा रही है, तो इसको पहले दुरुस्त किया जाए। या तो महबूब को शर्मिंदा करने की कोशिश है, उसके बुरे बर्ताव की रियलाइजेशन उसको करवाने की कोशिश हो सकती है। शायद आशिक का बुरा हाल देख के महबूब खुद शर्मिंदा हो गया है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और इस केस में ऐसा हो सकता है। और आशिक कह रहा है कि मेरे सामने अपना रंग देख, या कि तू मेरे बुरे हाल को देख के किस कदर शर्मिंदा हुई जा रही है, इसको देख। या और तेरे पीछे मेरा क्या हाल होता है उसको छोड़ दे। या तो आशिक का बुरा हाल देख के यहाँ पे महबूब या महबूबा भी शर्मिंदा हो रही है। तो आशिक कह रहा है कि तेरे अपने बर्ताव से तुझे पता चल जाना चाहिए, योर राउंड रिएक्शन शुड टेल यू हाउ बैड आई फील व्हेन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। या तो मेरे पीछे तेरा क्या हाल होता है ये तेरे को अपनी रिएक्शन से पता चल जाना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि महबूब की खूबसूरती और उसकी अदाओं को देख के आशिक की जान निकली जा रही है, और वो बेचैन है एक पॉजिटिव सेंस में। लेकिन महबूब की खूबसूरत निगाहें, उसकी नज़र उसके दिल को चीर रही है। वो कहता है कि अगर तेरे सामने मेरा ये हाल है तो फिर तेरे पीछे मुझ पे जो गुज़रती है वो इसके सामने कुछ नहीं। तो मत पूछ, उसकी परवाह मत कर, मेरे ऊपर भरपूर जुल्मों सितम ढा, मुझे तवज्जो दे और बस मुझे मार डाल। भरपूर जुल्मों सितम ढा और मुझे मार डाल, या बस इसी बात पे ध्यान दे। या मैं तेरे मेरे सामने बैठे हो तो मुझे भरपूर तवज्जो दे, अपने निगाहों का तीर चला चला के मुझे मार डाल। या तेरे पीछे मेरा क्या हाल था, डू नॉट वरी अबाउट इट। या तेरे पीछे या क्या होगा या क्या होता रहा है उसकी परवाह मत कर, अभी मुझे पूरी तवज्जो दे और मेरा काम तमाम कर दे। ये रंग भी हो सकता है। तो कहते हैं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे।
आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सबसे क्लियर इसका रंग है वो ये है कि आशिक महबूब को ताना दे रहा है या शिकायत कर रहा है कि तू मेरे सामने बैठा मेरे ऊपर जुल्म और सितम ढा रहा है, मेरे सामने बैठ के तू मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो तेरे को क्या परवाह है कि तेरे पीछे मेरा क्या हाल होता है। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सच कहते हो खुद बीन ओ खुदारा हूँ, न क्यों हूँ बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। खुद बीन ओ खुदारा, खुद बीन जो है वो सेल्फ कंसीटेड, वेन, प्राउड, एरोगेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रंग है वो खुदबीन और खुदारा का जो रंग है वो अपने आप को देख के सजने संवारने में कोई इंसान मग्न हो, लीन हो, तो कहेंगे कि वो खुदबीन और खुदारा है। या तो जैसे कोई आईने के सामने बैठा अपने आप को देख रहा हो और अपने आप को सजने संवारने में मग्न हो। या और बुते आईना सीमा, आईने जैसे चमकते हुए चेहरे वाला या माथे वाला खूबसूरत महबूब। तो कहते हैं कि सच कहते हो खुद बीन खुदारा हूँ, न क्यों हूँ बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। तो खूबसूरत महबूब की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। फ्लर्टेशन का रंग भी हो सकता है। आशिक की किस्मत आज आज चमकी है और खूबसूरत महबूब उसके सामने बैठा हुआ है। या तो आईने जैसे चमकते हुए चेहरे वाला या माथे वाला खूबसूरत महबूब आशिक के सामने बैठा है और आशिक महबूब की खूबसूरती में खो गया है या अपने आप में खोया हुआ है और अपने आप को संवार रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज अपीयरेंस। या वैसे तो आशिक फटे हाल होता है बेचारा, कपड़े फटे हुए होते हैं क्योंकि वो वहशी आशिक के जैसे ज़िंदगी जीता है, लेकिन आज वो अपने आप में खोया हुआ है, अपने आप को सजने संवारने की शायद कोशिश कर रहा है। और महबूब कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो क्यों अपने आप को तुम देखते हुए, आईने में देखते हुए अपने आप को सजने संवारने में तुम क्यों मग्न हो। या शायद उस ऐसा हो रहा है कि महबूबा को लग रहा है कि मेरी तरफ तो ये तवज्जो ही नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा है नहीं, वो उसी के अंदर खोया हुआ है, महबूब में ही बेचारा खोया हुआ है। शायद मजाक में कहा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है आशिक के ऊपर, या फिर कोई प्यार भरा तंज भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने आशिक से सवाल किया है, तुम आज अपने आप को सजने संवारने में खोए हुए हैं, ऐसा क्यों है। तो आशिक जवाब देता है कि सच कहते हो, तुम सच कहते हो, सच कहते हो खुदबीन और खुदारा हूँ, न क्यों हूँ कि तुम सच कहते हो, मैं मानता हूँ कि मैं खुदबीन और खुदारा हूँ, मैं अपने आप को सजने संवारने में इस समय मसरूफ़ हूँ, उसने अपने आप को देख के सजने संवारने में मैं खोया हुआ हूँ, मगर मैं ऐसा क्यों ना हूँ या मैं ऐसा क्यों ना करूँ। बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे, कि मेरे सामने आईने जैसे चमकते हुए चेहरे वाला खूबसूरत महबूब जो बैठा है, तो फिर मैं अपने आप को सजाने संवारने में मग्न क्यों ना हो जाऊँ। या तो शायद खूबसूरत महबूब सजा सवरा उसके सामने बैठा है और आशिक कह रहा है कि उसके चेहरे के अंदर मुझे अपना आप दिखाई दे रहा है। या तो मैं महबूब की खूबसूरत चेहरे में खो गया हूँ। ये किसके अंदर रंग है। और आईना के सामने सजना संवरना जनरली महबूब या महबूबा का काम होता है, लेकिन यहाँ पे महबूब खुद एक खूबसूरत आईना बना बैठा है जिसके अंदर आशिक खो गया है और आशिक आज सजने संवरने का काम कर रहा है। तो यू नो खूबसूरत महबूब सामने बैठा है, उसने आशिक को भी, उसकी खूबसूरती ने आशिक को भी मोटिवेट कर दिया है कि मैं अपने आप को भी सजाऊं, संवारूं और खूबसूरत बनाऊं। या कि मेरा महबूब अगर इतना खूबसूरत है तो सारा ज़माना क्या कहेगा कि मेरे इतने बुरे हालत क्यों हैं, मैं फटे हुए कपड़े पहना वहशी बन के क्यों घूम रहा हूँ। तो शायद खूबसूरत महबूब की खूबसूरती देख के आशिक के मन में भी बात आई है कि वो अपने आप को सजाए संवारे, ऐसा हो सकता है। खूबसूरत महबूब के अंदर आशिक को अपनी ही सूरत नज़र आई है, या दोनों के अंदर की दूरी मिट गई है। तो महबूब अपने आप को संवार रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आशिक अपने आप को संवार रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक हो गए हैं। ये बात भी हो सकती है। और लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग शायद ये है कि महबूब की खूबसूरती और उसकी आईने जैसी चमक आशिक को मजबूर करती है सजने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए। जिसका महबूब इतना खूबसूरत हो वो आशिक
इतना बुरे हाल में नहीं होना चाहिए, या दुनिया क्या कहेगी। तो आशिक खुद ही इज़ ट्राइंग टू come across or make his appearance look like a worthy lover, right? कि मैं लोगों को ये तो लगे कि मैं इस खूबसूरत महबूब का आशिक बनने के लायक हूँ। इस वजह से वो अपने आप को सजने संवारने लग गया है। और ऑब्वियसली महबूब की तारीफ़ है क्योंकि वो आईने के जैसा चमकता हुआ उसके सामने बैठा है और उसके अंदर आशिक खो गया है। ये रंग भी इसके अंदर है। तो अपना आप ही महबूब की आंखों में, महबूब के चेहरे के अंदर आशिक को दिखाई दे रहा है। पर ओवरऑल वो कह रहा है कि मैं क्यों ना अपने आप को सजाऊं संवारूं, यही तो मौका है। बुते आईना सीमा मेरे आगे बैठा हुआ है। ये महबूब आईना बन के मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मैं उसके अंदर, उस आईने के अंदर क्यों ना खो जाऊं और क्यों ना अपने आप को सजने संवारने में लीन हो जाऊं। तो उस खूबसूरत महबूब की तारीफ़ ऑब्वियसली इसके अंदर है। तो कहते हैं सच कहते हो खुद बीन खुदारा हूँ न क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों ना करूँ। सच कहते हो खुद बीन खुदारा हूँ न क्यों हूँ, बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। ऐसा खूबसूरत महबूब सामने बैठा है तो मैं उसके अंदर खो के अपने आप को सजने संवारने की कोशिश क्यों ना करूँ। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमान आए सहबा मेरे आगे। तो गालिब साहब शराब पीने के बड़े शौकीन थे। उनके शराब पीने के किस्से बड़े मशहूर हैं और शराब पीने से लोगों की तबीयत खुल जाती है। जो दिल की बात है वो खुल के ज़बान पे आती है, ज़ाहिर होती है, दिल से फूट के निकलती है या दिल की बात। तो इन्हिबिशंस जो हैं, आपके मेंटल जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आप खुल के बात करते हैं। तो गालिब साहब कहते हैं कि फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार। अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार का मतलब है फ्लावरी स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन। आप इतने खूबसूरत अंदाज में बातचीत कर रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि मानो आपकी ज़बान से फूल झड़ रहे हों। और पैमाना है सहबा का मतलब है शराब का जाम, या तो ग्लास ऑफ वाइन। तो कहते हैं कि फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमान आए सहबा मेरे आगे। कि मेरे आगे शराब का जाम कोई रख दे, या फिर मेरे बातचीत का, मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ कोई देखे, ऐसा लगेगा कि मेरी खूबसूरत बातों से ऐसा लगेगा कि मानो मेरे ज़बान से फूल झड़ रहे हों। या तो किस कदर मैं खूबसूरत कन्वर्सेशन करता हूँ। या यू विल सी द फ्लावरी स्टाइल ऑफ माई कन्वर्सेशन। एक बार मेरे सामने शराब का जाम रख के तो कोई देखे। या तो हिज कन्वर्सेशन विल बिकम enjoyable, या तो यू विल enjoy his company, and if you do want to enjoy his company, bring some wine with you। ये रंग भी इसके अंदर होता है। तो कहते हैं रख दे मेरे आगे, तो शराब पीने की बात ऑब्वियसली हो रही है, लेकिन एक रंग ये भी है कि शराब सामने आ जाए, शराब का जाम सामने कोई रख दे तो भी उसका असर गालिब साहब पे होने लग जाता है। तो शराब अभी पीना शुरू नहीं किया, कोई जाम सामने रख देगा तो उसी से उनकी जो खूबसूरत गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो जाएगा। तो जाम सामने रखना ही काफ़ी है। और फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर शराब उन्होंने पी ली तो फिर उनकी कन्वर्सेशन कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो शराब की तारीफ़ भी है यहाँ पे, और क्या खूबसूरत असर वो गालिब साहब पे करती है उसका भी यहाँ पे उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो शराब की तारीफ़ की गई है। तो कहते हैं कि कोई मेरे सामने शराब का जाम रख के तो देखे, और मेरी खूबसूरत कन्वर्सेशन को एंजॉय करना है, या तो फिर मेरे पास शराब का जाम लेके कोई आए, या मेरे सामने शराब का जाम लेके कोई आए, रख दे। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमान आए सहबा मेरे आगे। शर्त ये है, ऐसे तो मैं खुल के बात नहीं करता, एक बार मेरे सामने शराब का जाम तो रख के देखो, और तब मुझसे बातचीत करने का मज़ा तुम्हें आएगा। नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे। या तो लफ्ज़ इसके मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको लिखा इस तरह से गया है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है उसको समझ पाना थोड़ा सा ग्रामेटिकली मुश्किल है। दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। तो कहते हैं क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे, उनका महबूब का। तो कहते हैं कि मैं ये कैसे कहूँ कि महबूब का नाम तुम मेरे सामने ना लो, या महबूब का नाम
तो तुम लो, या तो उसका ज़िक्र तुम मेरे आगे करो, मैं ये नहीं कह सकता, या मैं किस ज़बान से, किस मुंह से ये कहूँ कि तुम उसके सामने मेरा नाम न लो। अब ऐसा क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन पहली लाइन में कहते हैं, नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा। रश्क का मतलब है जेलसी, एनवी। कहते हैं मैं रश्क से गुज़रा, तो अगर कोई मेरे महबूब का नाम भी मेरे सामने लेता है तो मैं रश्क से गुज़रता हूँ, मुझे बहुत जेलसी होती है, और मेरे जज्बात मेरे चेहरे से झलकते हैं। मुझे ये भी मंजूर नहीं कि कोई दूसरा इंसान मेरे महबूब का नाम भी मेरे सामने ले, मुझे बहुत जेलसी होती है, और फिर मेरे इमोशंस मेरे चेहरे से झलकते हैं। और कहते हैं नफ़रत का गुमा गुज़रे है, और मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे बर्ताव से शायद लोगों को ये लगे कि मैं महबूब से नफ़रत करता हूँ। अगर तूने मेरे महबूब का नाम लिया और मेरे चेहरे पे ऐसे नेगेटिव इंप्रेशंस आए, तो शायद लोगों को ये लगेगा कि मैं उस महबूब से नफ़रत करता हूँ, या उनको ये गुमा गुजर जाएगा कि मैं महबूब से नफ़रत करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या कोई जाके मेरे महबूब को बता देगा कि हमने तेरा नाम लिया और उसके चेहरे का रंग, नेगेटिव रंग उसके चेहरे पे आ गया, तो महबूब के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं तो उससे नफ़रत नहीं करता, या तो मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे महबूब तक पहुँचे और वो मुझसे नाराज़ हो जाए। इसलिए बेहतर तो यही है कि कोई महबूब का नाम ही मेरे सामने न ले, या लेकिन कहते हैं मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप महबूब का नाम मेरे सामने न लें, या उसकी प्रेफरेंस ये है कि महबूब का नाम ना लिया जाए। लेकिन कहते हैं मैं कैसे कहूँ, अगर मैं ये कहूँगा कि तुम मेरे सामने महबूब का नाम ना लो, तो उससे भी फिर तुमको नफ़रत का गुमा गुजर सकता है। तुम ऐसे सोच सकते हो कि मैं महबूब से नफ़रत करता हूँ, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। तो अब बेचारा देखें कितनी मुसीबत में है। अगर कोई महबूब का नाम ले तो उसको बेहद जेलसी होती है, या और अगर कोई महबूब, और वो ये कह भी नहीं सकता कि महबूब का नाम तुम मेरे सामने न लो, या और मैं रश्क से गुज़रा, इसके अंदर एक रंग ये भी हो सकता है कि मैं रश्क से आगे गुज़र गया हूँ, क्योंकि रश्क नफ़रत का गुमा पैदा करता है, या तो इसलिए मैंने रश्क को छोड़ दिया है, मैं इससे आगे गुज़र गया हूँ। ये रंग भी टेक्निकली हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक की जेलसी को दर्शाया गया है। कोई महबूब का नाम भी उसके सामने ले, ये उसको मंजूर नहीं, और उसके जहन की कशमकश को दर्शाया गया है। वो अपने इमोशंस के साथ, अपने जज्बात के साथ और जेलसी के साथ जूझ रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई नाम ले उसके महबूब का तो उसको मंजूर नहीं, वो ये कह भी नहीं सकता कि महबूब का नाम मेरे सामने ना लो, या क्योंकि उससे एक तो जेलसी की फीलिंग से वो जूझ रहा है, दूसरा वो नहीं चाहता कि किसी को नफ़रत का गुमा गुजरे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, लोग ये सोचें या महबूब ये सोचे कि मैं महबूब से या महबूब के नाम से नफ़रत करता हूँ। नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे। ये अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत है, मशहूर भी। ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ईमा, ईमान, फेथ, धर्म, कुफ्र, लैक ऑफ फेथ। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जो इस्लाम में विश्वास ना होना। कलीसा, काबा तो आपको पता ही है, कलीसा कहते हैं चर्च को। तो वो एक मॉरल प्रेडिकामेंट में है, या तो एक धर्म संकट में है वो, या तो ऑब्वियसली गालिब साहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुफ्र मुझे खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, या काबा मेरे पीछे है और जो कलीसा, जो चर्च है, वो मेरे आगे है, या तो एक धार्मिक दुविधा में वो फंसे हुए हैं। जाएं तो कहाँ जाएं, दोनों तरफ से कशिश, जो खींच है वो ताकतवर है, या? तो ही इज़ इन ए मॉरल प्रेडिकामेंट। हर इंसान कभी ना कभी इस तरह की मॉरल प्रेडिकामेंट में, इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को पाता है। और इस शेयर का पर्पस ये नहीं है कि उस सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। द मॉरल प्रेडिकामेंट इज़ द पॉइंट, या तो आप धर्म संकट में फंसे हुए हैं, दैट इज़ द होल पॉइंट, या और वो कहते हैं कि ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, कि मेरा ईमान मुझे रोक रहा है, और जबकि जो कुफ्र है वो अपनी तरफ मुझे खींच रहा है। काबा मेरे पीछे है और एक चर्च मेरे आगे है। तो चर्च शायद उनको अपनी तरफ खींच रही है, और काबा जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। काबा रिप्रेजेंट्स ईमान इन दिस केस, और कलीसा रिप्रेजेंट कुफ्र इन दिस केस।
तो कुफ्र जो है वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया की टेम्पटेशंस हो सकती हैं, इश्क हो सकता है, शराब हो सकती है, कोई और दूसरा धर्म हो सकता है जो उनको अपने धर्म से, ईमान से दूर खींचने की कोशिश कर रहा है, या और जैसे कलीसा का, चर्च का ज़िक्र है, तो गालिब साहब के जब वो इस दुनिया में मौजूद थे तो बदलते हुए वक्त की तरफ भी इशारा हो सकता है। ब्रिटिश राज तो हिंदुस्तान में आ रहा था और क्रिश्चियनिटी भी उसके साथ साथ इंडिया में आ रही थी, तो हो सकता है कि उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा किया गया हो। और वो कहते हैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आगे निकल आए हैं और काबा पीछे रह गया है, लेकिन ईमान की खींच भी बहुत ताकतवर है। तो इट्स एन ओपन एंडेड शेर। ये जो खींचा तानी है जो कुफ्र और ईमान के बीच में, वही उसको दर्शाना ही इस शेर का सेंट्रल पॉइंट है, या तो कहते हैं कि दोनों तरफ से बराबर की ताकतवर खींच है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। एंड इट्स वेरी ओपन एंडेड कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, क्या वो अपना ईमान छोड़ के कुफ्र की तरफ चले जाएंगे, इट्स टोटली ओपन एंडेड, लेकिन दोनों तरफ से बराबर की खींच है। So the moral predicament or the moral quandary is the point of the शेर। ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, तो अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। बड़ा खूबसूरत विटी शेर है, अपने शरारती अंदाज को गालिब साहब ने यहाँ पे दर्शाया है। माशूक फरेबी, अपने माशूक को के साथ धोखा करना, या उसको माशूक फरेबी करना कहेंगे। तो कहते हैं आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, कि मैं आशिक हूँ लेकिन माशूक के साथ फरेब करना भी मेरा काम है। तो माशूकों को बहलाना फुसलाना मेरा काम है। शरारत से भरा शेर है। तो दुनिया के माशूक मुझसे प्यार करते हैं या मुझसे खुल के बात करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं फ़रेब से उनको अपने जाल में फंसा लेता हूँ। आशिक हूँ पर माशूक फ़रेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तो लैला मजनू के इश्क की दास्तान बड़ी मशहूर है। तो कहते हैं कि यहाँ तक मैं माशूक फ़रेबी करता हूँ कि मेरे सामने लैला भी मजनू को बुरा कहती है। तो मैंने अपने फ़रेब में लैला को ऐसा फंसा रखा है, या मेरे फ़रेब ने लैला के ऊपर ऐसा असर कर रखा है कि वो मेरे सामने आके मजनू की चुगली करती है, मजनू को बुरा भला कहती है। तो अगर मजनू से कोई शिकायत हो लैला को, तो मुझसे आके वो बात करती है। तो इस तरह मैं माशूकों के साथ फ़रेब करता हूँ। सो आई एम ए लवर नो डाउट, बट आई ऑल्सो डिसीव द बिलवड। तो ये इसके और कोई डीपर मीनिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है। इट्स जस्ट ए विटी शेयर, अपने शरारती अंदाज को यहाँ पे उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। वस्ल का मतलब है विसाल, मिलाप। शबे हिजरा, हिजर की जुदाई की रात, नाइट ऑफ सेपरेशन। तो आशिक जब जुदाई की, हिजर की रात काटता है तो वो बहुत दुखी होता है, या वो हिजर की रात बड़ी मुश्किल गुजरती है। यहाँ तक कि वो दुआ मांगता है कि मतलब मेरे दुख ख़त्म हो जाएं और मौत आ जाए, या ताकि मौत अगर उसको आ जाएगी तो फिर वो आराम से मौत की नींद सो जाएगा, उसको ये लंबी जुदाई की रात नहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये रात गुजारनी उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। बेचारा रोता चीखता चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा दुखों का उसको सामना करना पड़ता है। तो हिजर की रात में वो मौत की तमन्ना करता है, या लेकिन ऑफ कोर्स बेचारे का नसीब ऐसा है, जब वो चाहता है तो मौत नहीं आती। या तो हिजर की रात में वो मौत चाहता है, मौत की तमन्ना करता है, लेकिन मौत नहीं आती। उसको हिजर की लंबी रात ज़िंदा रह के गुजारनी पड़ती है, दुख दर्द सहने ही पड़ते हैं, या और एक दूसरे अंदाज में भी आशिक की जान निकल सकती है जब महबूब से उसका विसाल होता है। तो महबूब की खूबसूरती उसको उससे बर्दाश्त नहीं होती, महबूब की नज़र उसके दिल को चीरती हुई निकल जाती है, और इस तरह से भी उसकी जान निकलती है। या तो जब महबूब से विसाल होता है तो खुशी जज्बात में इतना उबाल आता है कि मानो उसकी जान निकल जाती है, या और ज़ालिम महबूब जुल्म करके भी उसको मार सकता है। तो खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, कि विसाल में लोग खुश होते हैं, ऐसा तो मैंने सुना था, मगर कोई यूं ऐसे विसाल में मर नहीं जाता।
जैसे मैं मरा जा रहा हूँ, महबूब की खूबसूरती के हाथों मैं मरा जा रहा हूँ, या ऐसा मैंने कभी होते होते नहीं सुना था। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं, पहले कहते हैं कि खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, कि लोग विसाल में खुश तो होते हैं लेकिन जिस तरह मैं मरा जा रहा हूँ इस तरह वो मरते नहीं हैं, या खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, या आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। या तो वो कह रहा है कि शायद ये वो मरने की तमन्ना है जो हिजर की रात में मैंने की थी, वही तमन्ना अब मेरे आगे आ गई है, मेरे सामने आ गई है, पूरी होने वाली है। तो देखें बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। रंग देखें कि वारी किस्मत मेरा नसीब देखो, जब हिजर की रात में मैंने मौत चाही तो वो नहीं आई, और अब महबूब का विसाल मुझे नसीब हुआ है और साथ में मौत भी आ गई है। और कह रहे हैं कि ढंग से मुझे दीदार भी करना नसीब नहीं हुआ, क्या बदनसीबी है। और कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत वर्ड प्ले के साथ कि ये जो मेरी जान निकली जा रही है ये हुआ क्या। तो कह रहे हैं शायद ये वही मौत की तमन्ना है जो हिजर की रात में मैंने की थी, अब वो तमन्ना मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, पूरी होने वाली है। और ऑफ कोर्स विसाल में जो उसकी जान निकली जा रही है ये मौत तो उसको चाहिए, या तो इस शेर के अंदर एक नेगेटिव टोन नहीं नज़र आती, शायद वो दुखी नहीं है कि उनकी जान आज निकली जा रही है, तो शायद वो खुश हैं, मगर एक अनोखे अंदाज में वो विसाल में जो उनकी जान निकली जा रही है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्या। और महबूब की खूबसूरती की तारीफ़ भी इसके अंदर है कि वो कैसा असर आशिक के ऊपर करती है, उसको दर्शाया गया है। आशिक के बेकाबू जज्बात को भी दर्शाया गया है कि विसाल का ऐसा असर उसके ऊपर होता है कि उसकी मानो जान निकल जाती है। तो कहता है ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, तो ये हुआ क्या। खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे, कि मैं जो हिजर की रात में जो मैंने मौत की तमन्ना की थी शायद वही अब पूरी हो रही है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल वर्ड प्ले। है मौज जन एक कुलजुमे खूं काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। मौजज़न लहराता हुआ, जैसे समंदर के अंदर कोई तूफ़ान मचा हो, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। और कुल्ज़ुम खून, खून का समंदर, खून की नदी हो सकती है, रेड सी ऑफ ब्लड। तो आशिक इश्क के दुख सहता सहता, महबूब के हाथों जुल्म सहता सहता बड़ी शिद्दत से रोता है और उसकी आंखों से खून के आंसू टपकते हैं, या तो इतनी शिद्दत से वो रोता है कि खून के आंसुओं का एक दरिया, एक समंदर पैदा कर देता है। और ऐसा मतलब इतनी शिद्दत होती है उस समंदर के अंदर कि ऐसा लगता है कि मानो उसमें लहरें उठ रही हों, एक तूफ़ान मचा हो उस समंदर के अंदर, या तो यहाँ ये इमेजरी उसने अपने दुख की और अपने खून के आंसुओं का रोना, रोने की शिद्दत को दर्शाने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल की है। तो रोते रोते खून के आंसू बहाते बहाते शायद अब उसकी मौत भी आने वाली है, मगर उसको लगता है कि मेरी मुसीबतें, इश्क में मेरे इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुए, ना जाने अभी क्या क्या मेरे सामने और आएगा, क्या क्या मुसीबतें अभी मुझे इश्क में और झेलनी पड़ेंगी। तो कहते हैं कि है मौज जन एक कुलजुमे खूं काश यही हो, कि खून के समंदर में लहरों का एक तूफ़ान मचा है, या इतनी शिद्दत से मैं रोया हूँ कि मैंने एक खून का समंदर पैदा कर दिया है, और मेरी इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से उसके अंदर एक तूफ़ान मचा है खून के समंदर में। लेकिन कहते हैं काश यही हो, काश मेरी मुसीबतें यहीं ख़त्म हो जाएं। लेकिन वो फिर कहते हैं आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे, कि मेरा नसीब ऐसा है और मेरा महबूब इतना ज़ालिम है कि खून के आंसुओं का समंदर पैदा करना भी शायद काफ़ी नहीं होगा। अब देखते हैं कि और क्या क्या मेरे सामने आता है और कैसी मुसीबतों का सामना भी मुझे करना पड़ता है इश्क में। मेरा नसीब, मेरा महबूब क्या क्या मुसीबतें मेरे लिए लेके आता है, ये अब देखते हैं। तो उसको मानो यकीन है कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, और एक दुआ भी है, विजुअल थिंकिंग भी है कि काश यही हो, काश मेरी मुसीबतें यहीं ख़त्म हो जाएं, मैं खून के आंसू रोता रोता अपनी जान गंवा दूं, या लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा है इतनी आसानी से बेचारे की मौत भी नहीं आएगी। तो कहता है अभी और देखते हैं क्या क्या मुसीबतें मेरे सामने आती हैं। और उसके सामने उसके खून के आंसुओं का समंदर जो है उसमें एक तूफ़ान मचा हुआ है। कहता है काश यही हो, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। है मौज जन एक कुलजुमे खूं काश यही हो,
आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। देखें अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। जुम्बिश कहते हैं हरकत को, हिलाने की ताकत, वाइब्रेशन और मूवमेंट। यहाँ पे हाथ हिलाने की ताकत की बात हो रही है। सागर व मीना शराब का प्याला और सुराही। तो गालिब साहब एज़ ऑलवेज़ शराब पीने के बहुत शौकीन थे। यहाँ मौत आने वाली है मगर शराब के नशे का शौक़ उनके दिल से नहीं गया। कहते हैं गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, कि हालांकि मेरे हाथ में जुम्बिश, हरकत, ताकत बाकी नहीं रही, या मेरी आँखों में तो मगर दम है, या मेरी आँखों में तो अभी ताकत है, मेरी आँखें तो अभी खुली हैं, मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूँ। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। कि मेरे सामने शराब का जाम और सुराही रहने दो, इनको मत हटाओ मेरे आँखों के सामने से, इनको रहने दो। क्यों? इनको देख के मरते मरते मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, ये हो सकता है। इनको देखते ही मुझे नशा आ जाएगा और मैं मरते मरते इस नशे को एंजॉय करना चाहता हूँ, ये हो सकता है। और मैं इनको देखते देखते अपनी आंखें बंद करना चाहता हूँ, ताकि मौत के बाद भी मुझे इन्हीं का ख्याल रहे। शायद विशफुल थिंकिंग है कि मौत के बाद अगली ज़िंदगी में भी उनको शराब नसीब हो, या फिर शराब पीने की तमन्ना इस दुनिया में, इस लाइफ में पूरी नहीं हुई तो अगली ज़िंदगी में पूरी हो, ये उनकी तमन्ना है। जाम और सुराही महबूब की नशीली आँखें भी हो सकती हैं। तो मरते मरते वो चाहते हैं कि महबूब की नशीली आँखों का दीदार करते हुए वो मरें। और सच्चे शराबी हैं, मरते मरते शराब को ही देखना चाहते हैं, या तो कहते हैं कि अभी इनको मेरे सामने रहने दो। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। और देखें ऐसे सच्चे शराबी हैं कि शराब का सागर व मीना देख के भी उनको नशा चढ़ जाता है। तो कहते हैं मैं अपनी आँखों से ही शराब पी लूँगा, या मैं इनको देखते देखते अपनी आँखें बंद करना चाहता हूँ। हाथ में ताकत नहीं है कि मैं जाम उठा के मुंह से लगा सकूं, लेकिन मेरे आँखों में तो दम है, मेरे सामने से अभी शराब मत हटाओ। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। हम पेशा ओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। हम पेशा, जो आपके जैसा, जिसका पेशा हो, आपके जैसा प्रोफेशन हो, somebody who shares the profession with you। मशरब वे ऑफ लाइफ, मज़हब भी हो सकता है। तो हम मशरब एक पंथ, एक तरीके से ज़िंदगी जीने वाला, एक रिलीजन को फॉलो करने वाला, एक तरह के विचार रखने वाला। हम राज, कोई ऐसा करीबी दोस्त जिसके साथ आप अपने राज, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। ऐसा लगता है कि महबूब ने या किसी इंसान ने मिर्ज़ा गालिब साहब की बुराई की है, और शेर कहने वाला दोस्त मिर्ज़ा गालिब साहब के डिफेंस में उठ खड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि हम पेशा ओ हम मशरबो हम राज है मेरा, कि वो मेरा हम पेशा है, हम मशरब है, हम राज है, मेरा अज़ीज़ करीबी दोस्त है। गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे, कि तुम गालिब को मेरे आगे बुरा क्यों कहो, क्यों कहते हो, या अच्छा मेरे आगे। तो अच्छा मेरे आगे तो वो मिर्ज़ा गालिब को बुरा ना कहो, ऐसा वो कह रहे हैं, मत कहो, या तो कम से कम हमारे सामने तो गालिब को बुरा ना कहो। तो वो बुरा इंसान नहीं है, तुमने हमारी नज़र से मिर्ज़ा गालिब को नहीं देखा। तो है तो सेल्फ़ डिफेंस, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे किसी और के पर्सपेक्टिव से, किसी दोस्त के पर्सपेक्टिव से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। तो कहते हैं कि हम पेशा ओ हम मशरब ओ हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। कि वो हमारे जैसे ही काम करता है, हमारा हमराज है, करीबी दोस्त है, हमारे जैसे ही तरीके से ज़िंदगी जीता है, तो वो मेरा बड़ा करीब है, कम से कम मेरे आगे तो तुम उसकी बुराई मत करो। तो मिर्ज़ा गालिब साहब को डिफेंड करने की यहाँ भी कोशिश की जा रही। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।